कुरुक्षेत्र शो में मेहमानों द्वारा व्यक्त की गई राय और कमेंट्स उनके निजी विचार हैं। मेहमानों की राय को इंडिया टीवी या शो के होस्ट की राय न मानी जाए। इंडिया टीवी का मकसद किसी भी व्यक्ति या वर्ग की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है। नमस्कार, कॉफी पर कुरुक्षेत्र में आपका स्वागत है। और आज हम कॉफी पर चर्चा उस शख्सियत की करेंगे जिस शख्सियत का योगदान, उसकी भूरी भूरी प्रशंसा पूरी दुनिया, पूरा देश कर रहा है। हर कोई, चाहे फिर वो किसी भी पार्टी लाइन का हो, आज उनकी तारीफों में कसीदे पढ़ रहा है। और शायद मनमोहन सिंह जी ने जो कहा था ना कि हिस्ट्री जब उनको याद करेगी, जब इतिहास लिखा जाएगा तो उदार मन से लिखा जाएगा। और वो भले ही मौन रहे हों, लेकिन उनकी कामयाबियां, उनकी उपलब्धियां, उनके काम, उनकी नीतियां बोलेंगी। और यही हम चर्चा कर रहे थे, सोचते हुए कि भाई अगर देश की अर्थव्यवस्था से और देश की राजनीति से आप डॉक्टर मनमोहन सिंह को थोड़ी देर के लिए निकाल लें, तो शायद पिछले 50 सालों में जो उन्होंने अपने राजनीति और अर्थव्यवस्था में कंट्रीब्यूशन दिया ना, आपको बेहतर तरीके से नजर आने लगेंगे। और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ वो तमाम वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं जिन्होंने उनके कार्यकाल को देखा है बतौर प्रधानमंत्री, बतौर वित्त मंत्री, उनको देखा, जाना, पढ़ा, समझा है। और उनके बारे में बहुत सारी ऐसी बातें बताएंगे जिनसे शायद आप भी अनजान हो। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार विनोद अग्निहोत्री जी हैं, विजय त्रिवेदी जी हैं और दीपक चौरसिया जी हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। विजय जी, शुरुआत थोड़ा अलग ही करते हैं कि अगर हम 1991 का वो दौर याद करें जब देश आर्थिक संकट से जूझ रहा था, अगर मनमोहन सिंह जी नहीं होते तो आज देश कहाँ होता? देखिए, ये सवाल तो ऐसा दुरूह सवाल है कि अगर ये नहीं होता तो, क्योंकि ताकि लोगों को समझ आए ना कि वो थे कौन। इसको ऐसे ही समझना चाहिए कि अगर वो थे तो उससे क्या हुआ, तब हमें समझ में आएगा कि वो नहीं होते तो क्या होता। क्योंकि ये समझना कि मनमोहन सिंह जी नहीं होते तो ऐसा तो है नहीं कि देश रुकता, लेकिन मनमोहन सिंह के होने का मतलब क्या है, ये उसका मायने है। और उसको समझिए, वो लोग समझेंगे क्योंकि अभी हमारी जो पीढ़ी है, नई पीढ़ी, वो उस हिंदुस्तान को नहीं जानती जो मनमोहन सिंह के लिबरलाइजेशन से पहले की थी। मनमोहन सिंह की सरकार में जो सबसे मजबूत शब्द आया, जो आज की पीढ़ी समझती है, वो है एलपीजी। आज की जनता भी, आज के जो नौजवान है, वो भी एलपीजी को समझता है। लेकिन मनमोहन सिंह का एलपीजी था लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। तो वो एलपीजी ने हिंदुस्तान को बदल दिया। हिंदुस्तान के वो दरवाजे जो सरकारों के कंट्रोल में थे, जो बड़े, और इसमें केवल सरकारों की बात नहीं, ऐसे बड़े कारोबारी थे जो नहीं चाहते थे कि हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था खुले, उसके ताले बंद रहने चाहिए, कुछ लोगों के हाथ में रहने चाहिए। प्राइवेटाइजेशन के बजाय पीएसयूज पर जो काम कर रहे थे तो वो बड़े बड़े आला अफसर थे, उनके आनंद थे। इसलिए बहुत सारे ऐसे पीएसयूज भी बने जिनका काम सरकार का नहीं होना चाहिए, लेकिन वो उस तरह के काम हुए। और एक नेहरूवियन जो पॉलिसी थी हमारी समाजवाद की, उसका भी थोड़ा असर रहा। उसके अपने फायदे रहे, क्योंकि जब आज़ादी हुई थी तो उसका ज़रूरत थी, लेकिन उसके बाद भी वही चलता रहा। उस सब तालों को तोड़ने का बड़ा काम जो है मनमोहन सिंह जी ने किया है। और उसमें नरसिम्हा राव जी को भी क्रेडिट देनी चाहिए, क्योंकि एक ऐसा बॉस भी तो चाहिए। पीनाज बहुत अच्छा काम कर रही हैं, लेकिन बॉस ने तो कह दिया था कि अगर फेल हुए तो जिम्मेदारी तुम्हारी और अच्छा हुआ तो वाहवाही मेरी। हाँ, लेकिन वो तो खैर मजाक की बात थी। उन्होंने उनको पूरी तरह से फ्री हैंड दिया और नरसिम्हा राव ने भी उस काम को किया। और मनमोहन सिंह ने 1991 में आर्थिक स्तर पर, खासतौर से वित्त के तौर पर, एक नया हिंदुस्तान दिया। ये बड़ा उनका, मैं समझता हूँ, ऐतिहासिक और हिम्मत भरा फैसला है। और उसमें आप इंटरेस्टिंग बात सोचिए, सब लोगों ने चर्चा की है एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, एक्सीडेंटल फाइनेंस मिनिस्टर, उन्होंने खुद ने कहा। लेकिन आप सोचिए, जिस नरसिम्हा राव ने उनको बड़ी पसंद से अलेक्जेंडर साहब को कहा कि मुझे एक ऐसा फाइनेंस मिनिस्टर चाहिए जो देश की अर्थव्यवस्था सुधार दे, क्योंकि 2 दिन पहले नरेश चंद्रा जो कैबिनेट सेक्रेटरी थे, उन्होंने नरसिम्हा राव को एक नोट बनाकर दिया था जिसमें देश की अर्थव्यवस्था खराब थी। 8 पेज का नोट बनाकर दिया था। तो ज़्यादा चिंता थी नरसिम्हा राव साहब को, वो बड़े दिग्गज नेता रहे थे। तो अलेक्जेंडर साहब ने एक पटेल साहब का नाम दिया था जो पहले आरबीआई के गवर्नर रहे थे, आईजी पटेल का। और फिर मनमोहन सिंह, क्योंकि पटेल साहब नहीं आना चाहते थे, कई कारण थे उसमें, खैर उसको छोड़िए, लेकिन मनमोहन सिंह आए तो सिलेक्शन हुआ इस तरह से। मनमोहन सिंह का वित्त मंत्री के तौर पे नरसिम्हा राव ने खुद ने फ़ोन करके भी उनको कहा, अलेक्जेंडर ने तो उनको फ़ोन कर ही दिया था। लेकिन जब वो बजट पहला लाए और उसका ड्राफ्ट बनाकर 10 दिन पहले नरसिम्हा राव साहब के पास लेकर गए, उस, याद रखिए, उस वित्त मंत्री को जो खुद पसंद किया है, जब ड्राफ्ट लेकर मनमोहन सिंह वित्त मंत्री के तौर पर प्रधानमंत्री के पास जाते हैं तो उसको खारिज कर देते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं नरसिम्हा राव। और नरसिम्हा राव कहते हैं इसके लिए मैंने आपको फाइनेंस मिनिस्टर नहीं बनाया।
और उसको ध्यान करके वो बजट को पूरा वैसा के वैसा रखते हैं, लेकिन जब बजट पेश करते हैं तो विक्टर ह्यूगो को याद करते हैं और कहते हैं कि एक ऐसा विचार जिसका समय आ गया है उसको दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। और वो समय, वो विचार था लिबरलाइजेशन का। तो वो ताकत, वो विचार, वो समय आज हम हिंदुस्तान को बदला हुआ देख रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि सरकारें बहुत होती हैं, विरोधी पार्टियों की भी होती हैं, तो वो चीज़ों को बदलती है। लेकिन मनमोहन सिंह की रिजीम फाइनेंस मिनिस्टर के तौर पे, मनमोहन सिंह की रिजीम प्राइम मिनिस्टर के तौर पे आज तक चल रही है। उनकी आर्थिक उपलब्धियां जो हैं उसकी बात उनके विरोधी भी करते हैं और उनकी तारीफ करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी उनकी नीतियों को सराहा जाता है। लेकिन उनकी राजनीति को हम दीपक जी से समझेंगे, क्योंकि सेंट्रल हॉल में जब वो एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर कह लीजिए वो बन रहे थे, तब सबसे करीब कोई मौजूद था तो आप थे। लेकिन उससे पहले जरा मैं विनोद जी से एक बात समझना चाहूंगी। विनोद जी, एक ऐसा शख्स जिसने 50 साल कॉन्ट्रीब्यूट किया है किसी ना किसी तौर पर, कभी योजना आयोग में सलाहकार बन के, वित्त मंत्री बन के, फिर प्रधानमंत्री बन के, आरबीआई में, तो यूजीसी में, तो एक ऐसी शख्सियत अपने आप में, और कोई बहुत बड़ी लेगेसी से नहीं आ रहे हैं, कोई ऐसे परिवार से नहीं आ रहे हैं कि भाई इनके पिताजी ये थे, दादाजी ये थे, कोई बहुत बड़ी लेगेसी लेके नहीं, बहुत साधारण परिवार से आ रहे हैं सही मायनों में। तो ये अपने आप में अगर हम कहें कि मिडिल क्लास को किसी हीरो को वर्शिप करना है, तो ये शख्सियत अपने आप में उसका जीवंत उदाहरण है। सवाल, और मैं पहले जो आपने विजय जी सवाल किया था उसमें थोड़ा सा जोड़ना चाहूंगा। जी बिल्कुल। आपने कहा ना मनमोहन सिंह नहीं होते तो क्या होता। मनमोहन सिंह और नरसिम्हा राव, चूंकि नरसिम्हा राव उनको लाए थे, अगर उस दौर में नहीं आते तो शायद भारत की स्थिति वो हो सकती थी जो रूस की हुई, क्योंकि जो सोवियत मॉडल था वो पूरी तरह से क्रैक हो रहा था उस समय। और उसके बाद रूस, सोवियत संघ टूट गया, वो सारे पब्लिक सेक्टर्स, वहाँ की इकॉनमी पूरी ध्वस्त हो गई। भारत भी लगभग उसी रास्ते पे जा सकता था, क्योंकि उस वक्त की राजनीति जो थी वो नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह की सोच के खिलाफ थी। कांग्रेस के अंदर बहुत सारे लोग नेहरूवियन मॉडल के समर्थक थे और अपोजिशन तो पूरा उनके खिलाफ स्वदेशी आंदोलन चला ही रहा था। पूरा जो आज सत्ता में है वो लेफ्ट, राइट, सोशलिस्ट सब मिलकर के मनमोहन सिंह की नीतियों, आर्थिक नीतियों के खिलाफ, नरसिम्हा राव की नीतियों के खिलाफ सड़क से लेकर संसद तक थे। तो यानी पूरी राजनीतिक परिदृश्य उस समय पुराने डरे पे सोच रहा था। आउट ऑफ द बॉक्स सोचा नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह, पर मनमोहन सिंह ने सोचा, नरसिम्हा राव उनको फ्री हैंड दिया। तो एक तो जवाब आपका कि अगर नहीं होते तो ये हो सकता था, होता कि नहीं होता अलग बात है, लेकिन एक आशंका थी। दूसरी बात यह है कि निश्चित रूप से मनमोहन सिंह को जो उन्होंने कहा था अपनी आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि इतिहास उनको उदारता से याद करेगा, मूल्यांकन करेगा, उनका आकलन करेगा, तो अब वो समय आ गया। अब जैसे आपने कहा हीरो वर्शिप, जब न्यूक्लियर डील की थी मनमोहन सिंह ने और सक्सेसफुल हुए थे, तो याद कीजिए उस समय क्या नारा था, सिंह इज द किंग। फिल्म भी आई थी, सिंह इज किंग। कई अखबारों की हेडलाइन थी, टीवी चैनलों की हेडलाइन थी, कवर स्टोरी थी। और सिंह इज किंग का नारा इतना सफल हुआ कि जो कांग्रेस को 206 सीटें मिली 145 से, और यूपीए को जो पूरा बहुमत मिला, उसे बाहर से समर्थन की जरूरत नहीं पड़ी, मिला जुला करके, उसमें सिंह इज किंग का ही योगदान था। पूरा मिडिल क्लास उनके साथ गया। तो निश्चित रूप से आज हम जो बैठे हुए हैं, हम सारे लोग जो उस दौर में हमने देखा है, जो एलपीजी से पहले का दौर था मनमोहन सिंह, कि किस तरह एक एक चीज के लिए लाइन लगती थी, एक एक चीज की टेलीफोन लग्जरी होता था, अगर किसी पर नंबर आ जाए, तो हम लोग पत्रकार थे तो प्रायोरिटी से जाकर संचार मंत्री से ले आते थे जाकर के, रेलवे रिजर्वेशन के लिए मतलब क्या क्या नहीं करना पड़ता था, बहुत सारी चीजें, गैस का कनेक्शन, स्कूटर की बुकिंग, मतलब दहेज में लोग स्कूटर देते थे तो ढूंढते थे किसी का नंबर आ गया क्या। तो वो सारी स्थितियां हम लोग देखे हुए हैं, वो पीढ़ी है। तो आज जो भारत में मध्यवर्ग, उच्च मध्य वर्ग, और मैं तो कहूंगा जो उसके नीचे का भी तबका है, सर्विस क्लास का है, उसके पास जो समृद्धि या जो भी आर्थिक सशक्तिकरण हुआ है, वो मनमोहन सिंह की नीतियां और आर्थिक उदारीकरण की, जिसको हर सरकार ने आगे बढ़ाया। नरसिम्हा राव के बाद अटल जी की सरकार ने आगे बढ़ाया, और अटल जी के बाद फिर मनमोहन सिंह खुद आए प्राइम मिनिस्टर, और अब मोदी जी की सरकार बढ़ा रही है। तो उससे देश आज जो हम तीसरी अर्थव्यवस्था बनने की ओर है और 5 ट्रिलियन इकॉनमी की बात कर रहे हैं, तो इसलिए निश्चित रूप से मनमोहन सिंह एक हीरो वर्शिप के हकदार है। बिल्कुल, हीरो वर्शिप के हकदार वो सही मायनों में है। लेकिन कई लोग कहते हैं कि भाई दीपक जी अर्थशास्त्री तो बहुत अच्छे थे, वो इकोनॉमिस्ट प्राइम मिनिस्टर थे, लेकिन भाई एक ऐसा शख्स जिसने इतने सारे प्रधानमंत्रियों के साथ काम कर लिया हो, गांधी परिवार के साथ 10 साल अपने हिसाब से पॉलिसीज के साथ शांति से काम किया हो, और खुद ही सीट पर डटे रहे, आने का मौका नहीं दिया किसी को, तो क्या वो शख्स
पॉलिटिकली इतना नाइव हो सकता है? बिल्कुल नहीं। लोग ऐसा कहते हैं कि मनमोहन सिंह को राजनीति नहीं आती थी, लेकिन मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं कि उनके अंदर राजनीति कूट कूट कर भरी थी, लेकिन वो ओछी और छोटी पॉलिटिक्स जो राजनीति के अंदर होती है, जो इसके खिलाफ, इसकी टांग खींच दो, इसको गिरा दो, इसको ये कर दो, वो मनमोहन सिंह की एक खासियत थी कि वो अपनी लकीर लंबी खींचना चाहते थे। वो अपनी लकीर लंबी खींचना चाहते थे और वो बाकायदा वो करते रहे, चाहे वो फाइनेंस मिनिस्टर के तौर पर, चाहे वो लीडर ऑफ अपोजिशन के तौर पर, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर के तौर पर, और एक ऐसे नेता के तरह मनमोहन सिंह रहे जिन्होंने इस सब का पालन किया और उन्होंने अपनी जिंदगी को जिया। डिसेंसी के, पॉलिटिक्स में डिसेंसी का अगर भारत के अंदर सबसे बड़ा कोई एग्जाम्पल है तो मेरे हिसाब से वो डॉक्टर मनमोहन सिंह है। डिग्निटी एंड डिसेंसी उसका सबसे बड़ा उदाहरण। तो जो लोग ये कहते हैं ना कि मनमोहन सिंह को राजनीति नहीं आती थी, मैं उनका गलत आकलन करता हूं। इतने सारे प्रधानमंत्रियों के साथ काम कर लेना, नई पॉलिसी में जब सब आपके विरोधी हैं, स्वदेशी जागरण मंच, लेफ्ट ले लीजिए, आप सोशलिस्ट ले लीजिए, आप कॉर्पोरेट्स ले लीजिए, वो कॉर्पोरेट जिनकी सरकार के अंदर तू बोलती थी, वो भी नहीं चाहते थे कि इस लिबरलाइजेशन को लाई जाए, लिबरलाइजेशन आए, लेकिन देखिए लेकर आए बल्कि सफलता से वो काम किया। 5 साल नरसिम्हा राव के साथ रहे और उसके बाद भी ना एक एक स्टेप, एक एक सीढ़ी चलते गए। साइलेंट पॉलिटिशियन थे और वोकल इकोनॉमिस्ट थे, मैं कहूं। जी, साइलेंट पॉलिटिशियन थे, लेकिन ऐसे पॉलिटिशियन थे जो सबके साथ काम करने की क्षमता रखते हैं। इस बीच एक खबर आ रही है और राजनीति हो रही है। देखिए, कांग्रेस ने कहा है कि वो मनमोहन सिंह का मेमोरियल बनवाएगी। खरगे ने मेमोरियल बनाने के लिए जमीन मांग ली है और प्रधानमंत्री मोदी से स्मारक के लिए जगह मांगी गई है। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग इसलिए भी है क्योंकि अभी सभी लोग नरसिम्हा राव जी का जिक्र कर रहे थे। उनका तो पार्थिव शरीर कांग्रेस के दफ्तर में नहीं जा पाया था। तो वो नरसिम्हा राव उनके एक तरह से गुरु भी रहे, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर के मेंटर भी थे। और मुझे याद आ रहा है 23 दिसंबर शायद था जब उनका निधन हुआ था नरसिम्हा राव साहब का। उसके बाद उनका जो पार्थिव शरीर था वो कांग्रेस ऑफिस में भी नहीं ले जाया गया और वो कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे। मनमोहन सिंह तो कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं रहे, प्रधानमंत्री भी थे, कांग्रेस के अध्यक्ष भी थे, तो कांग्रेस के अध्यक्ष के तौर पर भी वो वहां जाना चाहिए। और आज उस समय बदल रहा है, ये भी बताता है जो दीपक बात कर रहे हैं कि वो पॉलिटिशियन कैसे, एक तो 53 साल करीब उन्होंने काम किया है सार्वजनिक जीवन, पब्लिक लाइफ में मनमोहन सिंह जी ने। 33 साल, मुझे तो याद नहीं आ रहा कि कोई एमपी जो है राज्यसभा में 33 साल रहा हो। और पंजाब का आदमी 5 बार असम से राज्यसभा का एमपी रहे, फिर राजस्थान से रहे, फिर एलओपी भी रहे, फिर प्रधानमंत्री भी 2-2 बार रहे। और एक बड़ा परिवार राजनीति का, बिल्कुल उनके साथ उनकी जोड़ी बनी रहे, सामंजस्य के साथ चल पाए। तो वो डिग्निटी और जो डिसेंसी थी ना, वो उसको उन्होंने बनाए रखा। और मैं अक्सर ये बात करता हूँ कि हम सब लोग जो बात करते हैं नेताओं की, वो राजनीति सब करते हैं, लेकिन मनमोहन सिंह जो है ना नीति के साथ राज कर रहे थे। तो वो उनको बनाते रहे और वो जानते थे कि बॉस क्या चाहता है, बॉस के मन की बात को जैसे चेतक की तरह से होता है ना, चेतक के लिए जिक्र किया जाता है कि वो राणा ने सोचा इस बार राणा की पुतली से पहले मुड़ जाता है, तब तक चेतक मुड़ जाता था। जो तनिक हवा से बाग, तो चेतक को पता होना चाहिए वो राणा सवारी है। देखिए, मैं बताऊं आपको दिलचस्प चीज, मनमोहन सिंह जी की सबसे बड़ी खासियत ये थी कि, और वो उनका गुण था जिसकी वजह से आगे बढ़े वो, कि जो उनका रिपोर्टिंग बॉस होता था वो उसका वो भरोसा पूरा जीत लेते थे। जब वो आरबीआई गवर्नर थे तो प्रणब मुखर्जी उनके रिपोर्टिंग बॉस थे, फाइनेंस मिनिस्टर थे। यूजीसी के समय चंद्रशेखर जी ने उनको बनाया था। फिर उसके बाद सोनिया गांधी पहले उनके नरसिम्हा राव के बॉस रहे, और फिर एज ए लीडर सोनिया गांधी उनकी लीडर रही। तो वो अपने बॉस का पूरा भरोसा ईमानदारी से जीतते थे। ठीक, जो अभी दीपक भाई ने कहा कि वो तिकड़म ताल की राजनीति नहीं करते थे, इसको वो मैं उनको कहता हूं नॉन पॉलिटिकल पॉलिटिशियन, कि जो तिकड़म ताल वाली राजनीति है उससे दूर एक पॉजिटिव पॉलिटिक्स करते थे। समझ बहुत जबरदस्त थी उनको राजनीति की। इसलिए मुझे लगता है कि मनमोहन सिंह और नरसिम्हा राव की जो बात है ना, दरअसल जो नरसिम्हा राव टर्न अराउंड के साथ साथ नरसिम्हा राव के साथ बैगेज भी बहुत थे। मनमोहन सिंह के साथ उस तरह का बैगेज नहीं रहा। सबसे बड़ा बैगेज नरसिम्हा राव का 6 दिसंबर 1992 था। दूसरा बैगेज हर्षद मेहता का था, समझे। और तीसरा उनका और 10 जनपद का जो रिश्ते की जो खटास और सब चीजें थी, और राजीव गांधी को लेकर के, और तो वो सारे बैगेज थे। मनमोहन सिंह के साथ कोई बैगेज नहीं था। जब मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर बने तो मैं एक वाजपेयी जी की सरकार के मंत्री थे, जो उस वक्त सरकार मतलब पूर्व मंत्री हो गए थे, हम लोगों के मित्र थे। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने आपका क्या आकलन है, सरकार चलेगी कि नहीं चलेगी, मनमोहन सिंह कब तक चलेंगे। उन्होंने कहा कि विनोद ऐसा है,
मनमोहन सिंह को जितना मैं जानता हूं, क्योंकि मनमोहन सिंह नरसिम्हा राव नहीं बनेंगे। हमने क्यों बोले, इसलिए जो कुर्सी की गर्मी है वो उन पर नहीं चढ़ेगी, और ये कुर्सी की प्रधानमंत्री की जो गर्मी होती है ये बहुत जबरदस्त तरीके से चढ़ती है, इसलिए मनमोहन सिंह जिस तरह के व्यक्ति हैं वो उन पर नहीं चढ़ेगी, इसलिए सरकार और मनमोहन सिंह दोनों चलेंगे, ये उनका कहना था। और वो मंत्री हम लोगों के बीच में नहीं है, लेकिन उनका ये आकलन बाद में बिल्कुल सही साबित हुआ। और देखिए 10 साल उस शख्स ने सरकार चलाई, हाँ, तमाम सरकार विपरीत परिस्थितियों में चलाई, विपरीत परिस्थितियों वाली सरकार चलाई। आप उनके ऊपर आरोप लगा कि आप गठबंधन दलों के हाथों में आपने सब कुछ लुटा दिया है, उन्होंने उसको एक्सेप्ट किया। लेकिन देखिए नेगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट करना, जैसे ही वो आए उन्होंने सबसे पहला काम प्रधानमंत्री बनने के बाद किया 1984 सिख रॉयट्स के लिए माफी मांगी, क्योंकि वो बहुत बड़ा मुद्दा था कि देखिए आपने एक सिख को प्रधानमंत्री बना दिया, गोल्डन टेम्पल गए, वो माफी मांग ली उन्होंने। तो उनको पता था कि पॉलिटिकल मैन्यूवरिंग कैसे करना है। बस आप एक बात पे उनको माइनस में मान सकते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी या नरेंद्र मोदी या एक हद तक लालकृष्ण आडवाणी जैसे या नरसिम्हा राव जैसे ऑडिटर नहीं थे, वो वक्ता नहीं थे, लेकिन बाकी समझ उनमें कूट कूट कर भरी हुई थी। इसीलिए 10 साल वो इन विपरीत परिस्थितियों में सरकार चला ले गए, तमाम दबावों के बावजूद। ये अपने आप में बहुत बड़ा क्रेडिट है। और उसके अंदर आपके पास न्यूक्लियर डील जैसा मुद्दा भी आया जहां पर सबकी राय एक नहीं थी, आपके पास ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस भी आया, उससे भी आप अपनी सरकार को आप देश को बचा ले गए। ग्लोबल क्राइसिस जो रहा, ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस, वो तो मैं उनका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन मानता हूँ। दुनिया भर के देश जो है ना वो संकट में आ गए थे, बर्बाद हो गए थे, और उससे अभी तक नहीं उबर पा रहे हैं। हाँ, और भारत को उन्होंने बचा लिया, जबकि भारत की इकोनॉमी भी बहुत अच्छी नहीं थी, उसके बाद ही बचा लिया। और जो मनरेगा की जो योजना है उसमें पूरे आम आदमी में, गरीब आदमी में उसको जिंदा रखने का काम किया और मार्केट को जिंदा रखने का भी काम किया। ये भी बात समझना चाहिए। और दूसरी बात जो पॉलिटिक्स की आ रही है, तो मंत्रिमंडल की बात हुई तो उसे तो मैं शिव जी की बारात कहता हूँ। शिव बारात थी वो तो यूपीए सरकार में, लालू यादव यूपीए 1 खास तौर पे यूपीए 1 लेफ्ट हर बात पर अल्टीमेटम, हर बात पर अल्टीमेटम। ममता बनर्जी जितने लोग आप देखिए कि एक रेल मंत्री बजट पेश कर रहा है और दूसरा पास करा रहा है, ये भी। और जितने लोग बारात में थे वो सब दिग्गज थे, उनसे पॉलिटिकली हैवी वेट, और इतने पॉलिटिकल हैवी वेट्स को मैनेज करना, हम ये नहीं कह सकते कि भाई उन्हें राजनीति नहीं आती। आपकी जो सेकंड यूपीए है टर्म जब हुई, उससे पहले उन्होंने सोनिया जी को क्या कहा 2009 में, ये माहौल बना कि भाई वो प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहते, लेकिन उन्होंने सोनिया जी के साथ ये कंडीशन रखी कि भाई मुझे 5 साल रखना है प्रधानमंत्री तो मैं बनूंगा। क्या उन्हें आभास था कि राहुल जी की चर्चा उस समय हो रही थी, राहुल जी की चर्चा होने लगी थी, फिर सोनिया ने उनको अश्योर किया और राहुल ने भी अश्योर किया कि मुझे प्रधानमंत्री। राहुल गए उनके पास, राहुल पर्सनली उनसे मिले और बोला कि ना मेरी कोई इच्छा नहीं है, ना मैं बनना चाहता हूँ। तो जब उनको 5 साल का कमिटमेंट मिल गया तभी वो दूसरी बार गद्दी पर बैठे। बड़ी बात सोचिए कि कितने मंत्रियों पर, मतलब मंत्रियों को नाम याद करना भी भूल जाएगा, ये सब दोनों दिग्गज बैठे हुए हैं, बता नहीं सकते कि कितने लोगों पे करप्शन के चार्ज लगे। उसके बाद भी वो नीट एंड क्लीन प्राइम मिनिस्टर है। ये भी तो वो काजल की कोठरी में रहकर भी कबीर की तरह से चदरिया को वैसे के वैसे रख देते हैं, तो कोई आसान काम है। दिलचस्प किस्सा बताऊं कि जब कोल घोटाले का आरोप लगा, और चूंकि उस वक्त कोल का चार्ज इन्हीं के पास था, जिस वक्त प्राइम मिनिस्टर के पास इंचार्ज थे, तो उन्होंने डायरेक्टर सीबीआई को बुलाया और उनसे कहा कि भाई पहले तो समझा कि क्या क्या है, फिर उन्होंने कहा कि आप पूरा इन्वेस्टिगेशन करिए बिना किसी भाई, क्योंकि आपको ये नहीं समझना चाहिए कि इसमें प्राइम मिनिस्टर के पास चार्ज था तो आप इसमें कहीं किसी तरह कोताही करें, और आप इसको लॉजिकल कंक्लूजन तक ले जाइए, क्योंकि वो मालूम था वो तो इसमें खुद तो इन्वॉल्व नहीं है, मतलब दामन पाक साहब। लेकिन ये बड़ी बात थी, सीबीआई डायरेक्टर ने जब शेयर की बाद में, उस समय के जो सीबीआई डायरेक्टर थे, अब तो नहीं है, अपने रंजीत जो थे, तो कुल मिलाकर के वो इस तरह की व्यक्ति थे। दूसरी बात यह है कि जो शिवजी की बारात वाली बात हम सब लोग कह रहे हैं, वो इसलिए भी दिलचस्प थी कि उनके खुद के बॉस रहे प्रणब मुखर्जी, उसमें मंत्री थे, अर्जुन सिंह घाघ राजनेता, मतलब सभी उनसे हैवी वेट। देखिए अटल जी ने गठबंधन राजनीति इस देश में बहुत सफलतापूर्वक चलाई, लेकिन अटल जी जब प्रधानमंत्री बने तब तक अटल जी इस देश के सबसे टावरिंग पर्सनालिटी थे, और उनके जो गठबंधन नेता थे सब उनके सामने छोटे थे। जॉर्ज फर्नांडीज वगैरह थे, लेकिन अटल जी के सामने उनका भी कद उतना बड़ा नहीं था, वो अलग तरह का कद था, लेकिन बाकी सब तो अटल जी का एक नैतिक बल था, अटल जी की एक अथॉरिटी थी। मनमोहन सिंह जब प्राइम मिनिस्टर बने तो उनसे बड़े पर्सनालिटीज, पॉलिटिकल पर्सनालिटीज उनकी कैबिनेट में उनके साथ थे, और देखिए एसपी और बीएसपी दोनों सपोर्ट कर रहे हैं उनकी दूसरी सरकार को। उसके बाद जो है लगातार जो एक दूसरे के खिलाफ,
ममता बनर्जी साथ में, मौका पड़ने पर लेफ्ट वाले समर्थन वापस ले चुके थे, लेकिन वो भी बाहर से समर्थन दे दें आप। देते कभी कभी। तो वो मैन्यूवरिंग जो पॉलिटिकल होती है वो उनको आती थी। सोनिया गांधी करती थी, अहमद पटेल करते थे, ये सारी चीजें हैं। लेकिन मनमोहन सिंह भी, वो दीपक भाई तो मालूम है किस तरह वो मंत्रियों को बुला के, आप ही से पूछ लेते हैं कि अटल जी के दौर की बात हो रही है, मनमोहन सिंह जी का जिक्र हो रहा है, वो ट्रांजिशन अगर किसी ने बहुत करीब से देखा है तो आपने देखा है, बिल्कुल। तो ट्रांजिशन और कंपैरिजन किस तरह का, अगर मैं आपसे मैं पूछूं, कैसे याद करते हैं? दो चीजें बताऊंगा उनके बारे में कि वो अपने इमेज को लेकर कितना कॉन्शियस थे, और उनको प्रधानमंत्री पद की गद्दी मिली उनकी क्लीन इमेज के कारण, और इस बात को लेकर कि वो सबको साथ लेकर, खासतौर से गांधी परिवार को साथ लेकर चल सकते हैं। अटल जी का एक ऑरा था, अटल जी की एक पर्सनालिटी थी, किसी को आभास नहीं था कि अटल जी 2004 में हार जाएंगे, 2/3 बहुमत से सरकार आ रही थी और एक सरकार बन जाती है। वो कांग्रेस के लिए भी एक तरह का सरप्राइज था, और मुझे बहुत अच्छी तरह याद है ये जो सरकार बनी थी उस वक्त, सर आपको बहुत अच्छी तरह याद होगा, चुनाव परिणामों के बाद कांग्रेस के कई नेता तो हॉलीडे का प्लान बना चुके थे कि यहाँ जाएंगे, लंदन जाएंगे, यूरोप जाएंगे। अडवाणी जी के लिए वो बन चुका था, पूरा आगे की सरकार कैसी होगी उसके लिए पूरा एक रोड मैप बन चुका था कि आगे क्या होना है। ऐसे में सोनिया गांधी 18 मई 2004 सेंट्रल हॉल, ये भी थे, मैं भी था, विनोद जी भी थे, और उसका वो लाइव टेलीकास्ट जो मैंने उस वक्त किया था, क्योंकि मैं प्राइवेट ब्रॉडकास्टर के लिए काम कर रहा था, और उसने जो है सोनिया गांधी को त्याग की मूर्ति बनाया। वहीं से मनमोहन सिंह का नाम आया, मनमोहन सिंह को लेके सोनिया गांधी प्रेसिडेंट हाउस जाती हैं, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री हो जाते, उतने ही लो प्रोफाइल। वो मीटिंग कंडक्ट कर रहे थे प्रणब मुखर्जी। हाँ, वो मीटिंग कंडक्ट कर रहे थे प्रणब मुखर्जी, और मुझे याद है गोविंदा चिल्ला रहे, मेरी माँ गद्दी मत छोड़िए, मेरी माँ गद्दी मत छोड़िए, रो रहे हैं। उसके अलावा लोग रो रहे हैं। हाँ। एक हमारे सांसद मित्र थे गंगाचरण राजपूत, दीपक के अच्छे मित्र थे, जो भारतीय जनता पार्टी में रहे, भारतीय जनता पार्टी में रिवॉल्वर अपने 24 अकबर रोड पे लगा के 24 अकबर पहुंच गया कि गोली मार लूंगा खुद को, आप प्रधानमंत्री का पद मत छोड़िए। तो ऐसी नाटकीय परिस्थितियों में मनमोहन सिंह का आना, सोनिया गांधी का भी एक ऑरा बन जाना, उस त्याग के बाद सोनिया गांधी का एक बड़ा ऑरा बन गया था, और उसके बाद सरकार को सफलतापूर्वक चला ले जाना। लेकिन मैं एक चीज बताऊंगा पिनाज, ये मेरा बहुत मतलब मैं पहली बार मैंने मनमोहन सिंह को, डॉक्टर साहब को गुस्सा होते देखा 1993 से मैं उनको देख रहा था। एक विवाद हुआ था, विजय भाई को याद होगा, भारतीय पेट्रोल पंप पार्टी। तो भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया था, अपने नेताओं को, पेट्रोल, उनके रिश्तेदारों को, पेट्रोल पंप और ऑफिस वाले को, उनसे जुड़े हुए नातेदार को, सबको पेट्रोल पंप, गैस एजेंसी, केरोसिन एजेंसी बांट दी। और राम नाईक जो है पेट्रोल मंत्री थे। तो जो है वो हो गया। अब संसद में हल्ला कि ये तो देखो आप अपना अपनों को बांट रहे हैं, आप अपना अपनों को बांट रहे हैं। तो फिर काउंटर निकाला जाए तो फिर ये खोजा गया कि किस किस ने और ने लेटर लिखे हैं। तो उसमें कई नाम आए, एक नाम था डॉक्टर मनमोहन सिंह का, कि उन्होंने किसी व्यक्ति को सजेस्ट करते हुए लेटर लिखा है। ठीक है, स्टोरी चल गई, स्वाभाविक था, हर नेता हर सांसद रिकमेंडेशन करता था, एक रिकमेंडेशन उन्होंने की, एक ही रिकमेंडेशन थी उनकी। उसके बाद अगले दिन मैं उनके पास गया, स्टोरी हेडलाइन चली, लीडर ऑफ अपोजिशन थे, मैं लीडर ऑफ अपोजिशन के कमरे में उनके पास गया, अंदर गया, और मैंने उनसे पूछा कि सर आप कोई रिएक्शन देंगे इस पर? निफर गए, आप लोग मेरी छवि जानबूझकर खराब करना चाहते हैं। देखो उनका गुस्सा नेचुरल था, और उन्होंने एक्सप्लेन किया कि देखिए वो एक विधवा महिला थी, उनके पास आजीविका का कोई साधन नहीं है, मैंने जो किया मानवीय आधार पर किया, लेकिन आप बीजेपी का एजेंडा चला। मैंने बोला सर ऐसा कुछ नहीं है, मैंने उनके वर्जन को भी पूरा दिखाया, पर अपनी जिंदगी में मैंने एक ही बार, मैंने उनको कई बार 104 105 डिग्री के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए भी देखा, कभी संयम नहीं खोया उन्होंने। हाउस के अंदर भी एग्रेशन उन्होंने दिखाया, पर जहां जरूरी हुआ वहां। लेकिन ये मुझे किस्सा याद है जो हमेशा याद रहेगा डॉक्टर मनमोहन सिंह। मतलब इमेजिन करना भी उनको कि वो इतना गुस्से में आएंगे थोड़ा मुश्किल हो जाता है। प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद जब वो संसद भवन से राष्ट्रपति भवन जाते हैं, आप उसका भी सोचिए कि राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति हैं कलाम साहब, और सोनिया जी वहां पर जा रही हैं क्योंकि यूपीए की लीडर वो चुन ली गई थी वहां पर संसद भवन में, सेंट्रल हॉल में। और वो माहौल समझ नहीं सकते वो क्या माहौल था उस समय का, जो कांग्रेस के एमपी सोनिया जी भी कर चुकी थी, अनाउंस कर चुकी थी। लेकिन जब वो वहां राष्ट्रपति भवन पहुंचती हैं तो वो कलाम साहब का जो राष्ट्रपति भवन है, उन्होंने सोनिया गांधी जी के नाम से सरकार के निमंत्रण की चिट्ठी बना दी है लीडरशिप। अच्छा। और फिर सोनिया जी कलाम साहब को कहती हैं कि भाई मनमोहन जी हमारे नेता होंगे, और वो मेरे ख्याल से आज़ाद हिंदुस्तान में पहला मौका होगा कि फिर वो चिट्ठी खत्म करके, कैंसिल करके दूसरी चिट्ठी मनमोहन सिंह जी के लिए बनाई गई। तो वो भी उसमें ध्यान रखिए। और एक और जिक्र कर दूं जिसका जिक्र कम होता है कि 99 में जो एक बहुत चर्चित
नारा नहीं मतलब बयान रहा 272 वाला, जब सोनिया गांधी जी का वाजपेयी जी के एक वोट से सरकार एक वोट से। उसके बाद जब वो राष्ट्रपति भवन पहुंची थी और उन्होंने बाहर आकर कहा था कि 272 है, तब भी उन्होंने, सोनिया जी ने इस बात का जिक्र किया कि उनके विचार में, उनके दिमाग में तब भी मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री बनाना था। अच्छा। तो इसलिए एक ये लंबा रिलेशनशिप है कि, और इसको दूसरे तरीके से देखिए कंट्राडिक्शन पॉलिटिशियन में, 87 में क्या होता है, प्रधानमंत्री है राजीव गांधी जी। राजीव गांधी जी एक अलग सोच समझ वाले, कंप्यूटराइजेशन वाले, अर्बन डेवलपमेंट, शहरों की चमक दमक, एक चमकदार हिंदुस्तान बनाना चाहते हैं। योजना आयोग के उपाध्यक्ष हैं मनमोहन सिंह, वो वहां पर जाते हैं, एक प्रेजेंटेशन देते हैं, तो प्रेजेंटेशन से राजीव गांधी नाराज हो जाते हैं कि ये क्या बकवास है, क्योंकि उसमें गरीबों पर, किसानों पर फोकस किया है, गाँवों पर फोकस किया। ये उनका ह्यूमन वॉइस है मनमोहन सिंह का, और वो नाराज होकर चले जाते हैं। अगले दिन मीडिया राजीव गांधी से बात कर रही होती है और पूछती है कि आपकी योजना आयोग के उपाध्यक्ष से बात हुई है, तो वो क्या है, तो वो मजाक उड़ाते हुए कहते हैं पैक ऑफ जोकर्स। अब एक राजीव गांधी पैक ऑफ जोकर्स कहते हैं मनमोहन सिंह को, दूसरे सोनिया गांधी उन पर विश्वास दिखाते हैं। सोनिया गांधी पैराडॉक्स मैं आपको बता रहा हूँ कि किस तरह की चीजें निकल कर, मैं जोड़ दूं इसी कि सोनिया गांधी के दिमाग में या मन में मनमोहन सिंह का नाम कैसे था। अब ये उसका जिक्र किया, एक वोट वाले 99 की बात है। 2003 में सोनिया गांधी गई थी यूएस यात्रा पर, उनके साथ कांग्रेस के भी कुछ नेता थे। न्यूयॉर्क में प्रेस कॉन्फ्रेंस पत्रकारों से बात कर रही थी, तो उसमें उनसे सवाल पूछा गया कि अगर आपकी पार्टी, चूंकि 2004 में इलेक्शन होने थे, अगर आपकी पार्टी 2004 में इलेक्शन में जीत जाती है तो आप प्राइम मिनिस्टर बनेंगी या किसको बनाएंगे, तो आप प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, ये पूछा गया। तो उन्होंने कहा कि प्राइम मिनिस्टर कौन बनेगा तो पार्टी तय करेगी, लेकिन मेरी पार्टी में कई नेता हैं जो प्रधानमंत्री बनने के काबिल हैं और उनमें से कुछ मेरे साथ बैठे हुए हैं। और उस वक्त मनमोहन सिंह बगल बैठे हुए थे। तो ये ऐसा नहीं कि एकदम से हाँ, कि अचानक कोई सपने में आ इतना गया। एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर नहीं थे। इतने एक्सीडेंटल नहीं थे, लेकिन कांग्रेस की राजनीति के लिए मनमोहन सिंह के प्रधानमंत्री पद का नाम एक शौक था, एक शौक था, क्योंकि अर्जुन सिंह अपना सोच रहे थे, प्रणब मुखर्जी अपना सोच रहे थे, कुछ दूसरे लोग अपना सोच रहे थे। फिर लोगों को ये लगा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह आएंगे, चला नहीं पाएंगे, 3-4 महीने में कुछ गड़बड़ होगी, 1-2 साल में कुछ गड़बड़ होगी। फिर लोगों ने सोचा 2-3 साल में गड़बड़ होगी। बीजेपी भी उम्मीद करती रहेगी कोई तो गड़बड़ होगी, लेफ्ट समर्थन वापस लेगा, सरकार गिरेगी, हम मध्यावधि चुनाव में जाएंगे। वो भी कुछ नहीं हुआ। सब उम्मीद करते रहे शुरू के 3-4 में कि कैसे मनमोहन गिरेंगे, कभी नहीं गिरे। 2008 में वो नौबत आई, वो भी उन्होंने बचा लिया, कि कुछ किस्मत ने बचाया, कुछ परिस्थितियों ने बचाया। 2004 तो एक्सीडेंटल हो भी कि बिल्ली के भाग का छीका नहीं टूटता है। उसके लिए भाग भी होना जरूरी है, डेस्टिनी और काबिलियत भी। आप देखिए ना कि अगर वहां 2004 में अगर मनमोहन नहीं होते तो जिस तरह के फैसले उन्होंने लिए हैं देश की राजनीति में, अगर सोनिया गांधी या कोई और शख्सियत प्रधानमंत्री के पद पर उस वक्त देश की राजनीति में बैठता, तो आपको लगता है कि देश आज जहां खड़ा हुआ है अर्थव्यवस्था के लिहाज से खासतौर से, वहां खड़ा होता? अब देखिए, ये कहना तो बड़ा मुश्किल होगा कि कोई होता जिसमें तो क्या होता। ग्लोबल क्राइसिस भी है, ग्लोबल रिसेशन भी है। ये कहना बहुत मुश्किल है, उनका इकोनॉमिकल बैकग्राउंड ने कुछ तो सपोर्ट किया होगा। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, देखिए आज हमारे देश की सबसे बड़ा आधार क्या है? आधार कार्ड कौन लेकर आया? हमारे देश की सबसे बड़ी चीज क्या है? राइट टू एजुकेशन कौन लेकर आया? आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन, कौन लेकर आया? राइट टू फूड कौन लेकर आया? तो ये कई सारी चीजें हैं। मनरेगा कौन लेकर आया? ये कई सारी चीजें हैं। आरटीआई जो है वो फैसला अपने गले में घंटी बांधने जैसे, मैं आरटीआई के फैसले को किसी भी सरकार के लिए सबसे जोखिम वाला फैसला मानता हूं। देखिए, बहुत सारी सरकारों पर लेफ्ट का बहुत ज्यादा दबाव था कि किसी भी हालत में आरटीआई आना ही आना चाहिए। लेकिन मैं एक बात यहाँ पर कहना चाहता हूँ, कांग्रेस के कई नेता आरटीआई के पक्ष में नहीं थे। वही समझ रहा हूँ, ये सरकार के कांग्रेस अपने गले में घंटी नहीं बांधना। मैं आपसे बिल्कुल एग्री करता हूँ, पर वो लेफ्ट का बहुत ज्यादा प्रेशर था। और मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, उस वक्त का माहौल याद कीजिए जब मनमोहन सिंह बने थे। अपने सुषमा स्वराज जी ने कहा मैं बाल मुड़ा लूंगी, सर मुड़वा लूंगी अगर सोनिया गांधी को, और उन्होंने कहा कि मैं संसद से इस्तीफा दे दूंगी अगर प्रधानमंत्री सोनिया गांधी विदेशी मूल के बनता है। उमा भारती ने कहा मैं चटाई में सोने लगूंगी, तपस्वी का जीवन दूंगी, अन्न जल त्याग दूंगी। कितना ड्रामा हुआ था, मतलब इतना ड्रामा। और उसके बाद सेंट्रल हॉल में 18 मई 2004 को जो हुआ, उसने भारतीय राजनीति को अगले 10 सालों के लिए बदल दिया था। उस दिन सिर्फ एक 18 मई 2004 की उस रात, जिस दिन सोनिया गांधी का वो पूरा लाइव टेलीकास्ट हुआ था, जिसमें वो त्याग की मूर्ति बनी थी कि मैंने प्रधानमंत्री पर ठुकरा दिया है, मैंने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को बना दिया है। और मनमोहन सिंह इस बात को बहुत अच्छी तरह जानते थे कि सोनिया गांधी ने जो जगह दी है वो कितने बड़े कांटों का ताज है। वो जानते थे, उसकी चुनौतियों को जानते थे।
और देखिए उसको मैनेज करके ले गए, उसको ले गए, चला कर ले गए, निकाल कर ले गए और बेहतर स्थिति में देश को ले गए। मनमोहन सिंह का वो बयान याद करिए जब वो राष्ट्रपति से मिल के आए थे सोनिया गांधी के साथ, हम सब लोग वहां थे, तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा दिस मैंडेट इज फॉर मिसेस गांधी बट शी हैज डिसाइडेड टू मेक मी द प्राइम मिनिस्टर। देखिए इस बात को उन्होंने रेखांकित किया कि मैंडेट सोनिया गांधी के लिए है, बट जो भी मैंडेट था, हालांकि फुल मैंडेट तो नहीं था, लेकिन उन्होंने इस बात को रिकॉग्नाइज किया। और जो अभी अर्थव्यवस्था वाली बात कर रहे थे आर्थिक, उसका मैं एक घटना बताऊंगा कि मैं उनके साथ 2012 में गया था, G20 का मैक्सिको में सम्मेलन था, और 2008 का ये मंदी का दौर निकल विश्व से जूझ रहा था। वहां मैक्सिकन प्रेसिडेंट स्पोर्ट्स में लेने सिर्फ 2 नेताओं को आए, बाकी सारे G20 के लीडर्स को उनके प्रोटोकॉल मिनिस्टर ने रिसीव किया। एक चाइनीज प्रेसिडेंट उस समय के जो थे, शी जिनपिंग नहीं थे, वो जिनता होते शायद, और दूसरा डॉक्टर मनमोहन सिंह को। और डॉक्टर मनमोहन सिंह को जब वो कॉर्डन करके ले गए और मंच पे हम लोग तो जहाँ मीडिया का वो बनाया हुआ था वहाँ से सब दिख रहा था और स्क्रीन भी थी, तो डॉक्टर मनमोहन सिंह को घेर लिया सारे वर्ल्ड लीडर्स ने और उनसे सब बात कर रहे हैं। बाद में हम लोगों ने पूछा जो उनके साथ ऑफिसर्स थे प्रोटोकॉल के लोग कि भाई क्या बात हो रही थी, तो उन्होंने बताया कि वो यही पूछ रहे थे कि हाउ डिड यू मैनेज टू सेव योर इकोनॉमी ड्यूरिंग दिस मेल्टडाउन। और तब वो डॉक्टर साहब उनको वो मनरेगा और वो सारा स्टेप बता रहे थे कैसे छोटी बचत हमारी और पब्लिक सेक्टर वो सब, तो ये रिस्पेक्ट उनको वहाँ पर मिली। लेकिन ये है कि इन सब चीज़ों का कोई प्रचार प्रसार नहीं हुआ कि वही वो ठीक है वो। पर आप एक बात भी याद करिए सर, जिसको मैं आज याद करना चाहता हूँ विनाश, लोग कहते हैं मनमोहन सिंह को बोलना नहीं आता, लोग कहते थे कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ मतलब ब्यूरोक्रेटिक टाइप बोलते हैं, ठीक है वक्तव्य कला के वो नहीं करते थे लेकिन प्रेस हर कॉन्फ्रेंस सवाल करते लेते थे और सवाल लेते थे। उन्होंने जो AICC का जो मैनिफेस्टो रिलीज था उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उनमें उनसे एक सवाल पूछा गया कि आडवाणी जी आपके लिए कहते हैं कि आप वीकेस्ट प्राइम मिनिस्टर हैं, तो उन्होंने उसका जवाब दिया था, उन्होंने जवाब दिया था आडवाणी जी को मैं क्या बोलूं, जिनके टाइम में कंधार हुआ, जिनके टाइम में फलाना आतंकवादी हमला हुआ, जिनके टाइम में ये हुआ, संसद का हमला हुआ, जिनके टाइम पर लाल किले पर हमला हुआ, इनके बारे में क्या बोलूं, ये कितने मजबूत गृह मंत्री हैं ये पूरा देश जानता है। और उनकी मजबूत शख्सियत विजय जी, आज कांग्रेस ने भी मान ही लिया है कि गैर गांधी परिवार का कोई कांग्रेसी 10 साल तक प्रधानमंत्री के पद पर रहा है और आज दिल्ली में उनका स्मारक बनना चाहिए। हालांकि मुझे याद आ रहा है अब दूसरे खेमे से क्या जवाब आ सकता है? खेमे के मैं करता हूँ ऑफिशियल बात बताता हूँ कि 2000 में वाजपेयी सरकार जब थी तो उसने तय किया, क्योंकि अभी हमारे पास जो मेमोरियल्स है 18 मेमोरियल्स हैं इस समय देश में नेताओं के दिल्ली में, है ना, और उसमें 245 एकड़ जमीन है। तो वाजपेयी सरकार ने 2000 में तय किया कि अब जो मेमोरियल्स बनेंगे वो किसी अतिरिक्त जमीन पर नहीं बनेंगे। तो ये जो मेमोरियल कॉम्प्लेक्स बना दिया गया जहां पर बने हुए ना, ये नहीं कि हर दिन कोई वो जो है उसमें 53 एकड़ नेहरू जी के पास, मतलब उसमें था जब वहां थी उनके पास त्रिमूर्ति वाला 44 एकड़ का इंदिरा जी के पास था। तो वाजपेयी सरकार ने कहा कि अब ये कॉम्प्लेक्स मेमोरियल कॉम्प्लेक्स हो गया, तो अब जो बनेगा भी सरकार चाहेगी तो वो उसी जगह में से उसको जगह दी जाएगी, अलग से कोई जगह दिल्ली की मेमोरियल्स में नहीं यूज की जाएगी। ऐसा उस समय का फैसला था, वैसे तो सरकारें फैसले बदल सकती है वाला है जो मेमोरियल जी, 18 मेमोरियल्स हैं इस समय, उसमें 245 एकड़ जो जमीन है, तो मेरे ख्याल से मुझे कोई दिक्कत नहीं लग रहा कि कोई आपको लगता है कि मतलब मनमोहन सिंह जैसी शख्सियत का मेमोरियल बनना चाहिए? क्यों नहीं बनना चाहिए? पॉलिटिकल एंगल आप बहुत वही एंगल की आपसे, मनमोहन सिंह को आप शख्सियत के तौर पर, प्रधानमंत्री के तौर पर और वो देख रहे हैं, वो अच्छी बात है, मतलब उस पर कोई शक ही नहीं है। लेकिन मनमोहन सिंह का मेमोरियल क्यों नहीं बनवाना चाहेगी ये सरकार? एक तो कम से कम गैर गांधी मेमोरियल जो है बने, सरदार है, लीडर नहीं, दिल्ली के चुनाव भी हैं और भी सरदार है और नहीं, उसमें एक मकसद है ना, इसीलिए मैंने सवाल भी आपसे इसीलिए पूछा था। इसीलिए कांग्रेस ने उसमें लीड ली है डिमांड करके, अगर ऑफिशियल डिमांड की है अभी खबर तो यही आ रही है, सरकार करे इसके पहले हम डिमांड करते हैं, ताकि ये हो कि भाई सरकार ने अपने आप और एक और हमने पहले डिमांड की, इसके लिए हमको दिया गया। राजनीति की विडंबना देखिए कि आज वो लोग मनमोहन सिंह को भारत रत्न देने की मांग कर रहे हैं जिन्होंने इनके पुराने बयान निकाल लो कि मनमोहन सिंह के बारे में क्या कहा। तो सरकार के खिलाफ आंदोलन चलाया, आंदोलन तो चलाना ठीक है, कैसे व्यक्तिगत स्तर के आरोप। मनमोहन सिंह और राहुल गांधी ने इस देश को इतना लूटा है, 10 साल में था, 200 साल में अंग्रेजों ने नहीं लूटा, इस तरह के
व्यक्तिगत आरोप। प्रणब मुखर्जी के लिए उन्होंने कहा जो प्रेसिडेंट बनने वाले थे कि इनको जेल के अंदर बंद करो। सोनिया गांधी के बारे में बोला कि इनको जेल के अंदर बंद करो, इनको तुरंत घसीट के जेल के अंदर। प्रॉब्लम क्या है, इनकी याददाश्त ज्यादा है थोड़ी सी। चलिए एक छोटा सा में याददाश्त को थोड़ा सा कम कर। पर सोशल मीडिया और आजकल सब कुछ डिजिटल युग में होने नहीं देता ना, सब कुछ प्रॉम्प्ट आ जाता है और उसके बाद क्लिप्स वायरल हो जाती है ना, उसको कैश कराने की बात। बस वही है, दिल्ली चुनाव है, पंजाबी एक बहुत बड़ा वोट बैंक है और मनमोहन सिंह, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए तो इतिहास उनका मूल्यांकन जो है यकीनन निश्चित तौर पर आज जो चर्चा हो रही है इसका मतलब वो मनमोहन सिंह जी ने सही समझा था, सही समझा था। एक छोटा सा रैपिड फायर भी है हमारा। प्रधानमंत्री के तौर पर, मतलब एक राजनीति के तौर पर आप देखते हैं मनमोहन सिंह जी को या अच्छे वित्त मंत्री? दोनों में से एक ऑप्शन अगर चुनना हो, मतलब मैं बिल्कुल विशुद्ध उनको 100 शुद्ध देशी राजनीतिज्ञ मानूंगा। अच्छा। भारतीय राजनीति की कूट कूट कर समझ रखने वाला। सबसे बड़ी कामयाबी 1991 में लिबरलाइजेशन लाना या फिर भारत और यूएस न्यूक्लियर डील? लिबरलाइजेशन लाना। उसने हिंदुस्तान की तकदीर बदल दी। भले वो फैसला हिम्मत वाला हो न्यूक्लियर वाला, लेकिन हिंदुस्तान की तकदीर बदलने का फैसला है लिबरलाइजेशन। न्यूक्लियर डील एक्सटेंशन उसका। यूपीए 2 मनमोहन सिंह की कामयाबी की देन या सोनिया गांधी की देन? मतलब रिजल्ट्स, चुनावी नतीजे। यूपीए 2 तो मैं तो इसके बारे में बोल चुका हूं कि मनमोहन सिंह के नाम पर जो अतिरिक्त इजाफा जो सीटों में हुआ कांग्रेस को, वो मनमोहन सिंह के वजह से हुआ। लेकिन मनमोहन सिंह जी ने बड़ी अच्छी सफाई दी जब पार्लियामेंट में चर्चा हुई और ये जब 2000 ये चल रहा था कोयला घोटाला 2G सारी बात, तो उन्होंने कहा कि इस पर हंगामा करने की जरूरत नहीं, ये सारे मसले यूपीए 1 के हैं और यूपीए 1 पे जनता ने अपना मैंडेट दे दिया। और थे भी यूपीए 1 के, हल्ला बाद में मचा, हल्ला बाद में मचा। चलिए तो एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर भले ही कुछ लोग कहें, लेकिन जिस तरह की हमारी चर्चा निकल कर आ रही है तो यकीनन इतने सारे प्राइम मिनिस्टर्स के साथ काम करना, देश की अर्थव्यवस्था से लेकर राजनीति और बड़े बड़े दिग्गज राजनेताओं को संभालना उन्हें कुशल राजनेता भी बनाता है और अर्थशास्त्री तो वो कमाल के थे ही। कॉफी पर कुरुक्षेत्र में मनमोहन जी को याद करते हुए इस कार्यक्रम में बस इतना ही।